जी सर सुनिएगा, नेक्स्ट हमारे पास में जो है, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक, हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास में कैपिटल गेन। कौन सा? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पढ़ा है आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर, फाउंडेशन में भी पढ़ा है, पार्टनरशिप पढ़ी है आप लोगों ने। ठीक है, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा आज तक, लेकिन अकाउंट्स में ये तो मालूम है ना कि एक पर्सन रिटायर होता है और एडमिट भी होता है। तो पहले मैं एडमिशन की बात कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बगल बगल में दोनों सेक्शंस लिखे हुए हैं, उसको नहीं देखेंगे अपन ना, पढ़ेंगे पहले, समझेंगे होता क्या। तो मेरी तरफ देखेंगे सारे के सारे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन की बात हो रही है। अब अगर मैं ये बोलूं कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो सिर्फ कैश ही लेकर के आता है, तो ऐसा कहना गलत है। क्या लेके आ सकता है? गुडविल की बात मत करना मेरे से, एसेट ला सकता है, पार्ट ऑफ गुडविल लेके आता है सर, उसके ये ट्रीटमेंट होते हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बन जाती है। नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं है इससे। मैं ये कह रहा हूं कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो कैश में भी कर सकता है और काइंड में भी कर सकता है। यानी कि एंट्री क्या बन सकती है जी, कैश टू कैपिटल भी बन सकती है और बिल्डिंग टू कैपिटल भी बन सकती है, प्लांट एंड मशीनरी टू कैपिटल भी बन सकती है। हम यहाँ कैश टू कैपिटल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं कैपिटल एसेट लेकर के आने की। आज से पहले ये कैपिटल एसेट एक पर्सन के पास थी। ठीक है जी, मेरी और हर्षा की एक पार्टनरशिप फॉर्म थी, और ये भाई साहब, नाम करण जी, करण जी आए और कहते हैं सर हमें भी एडमिट कर लो। मैंने कहा अच्छा जी, लाओ कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेकर के आओ। कहते पैसे वैसे तो मेरे पास में है नहीं, आप मुझसे मेरी ये बिल्डिंग ले लो। मैंने कहा ठीक है। कहता है इसको मैंने ना किसी बीते जमाने में 10 लाख रुपए का खरीदा था, और आज ये हमारे को इस बिल्डिंग को दे रहा है और हमसे शेयर ले रहा है। कंसीडरेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, पहले ये बताओ। देयर शुड बी ए कैपिटल एसेट एंड दैट कैपिटल एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड। तो कैपिटल एसेट थी जी सर, बिल्डिंग एक कैपिटल एसेट है। क्या ये ट्रांसफर हो रही है? जी सर। अब इसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। कैसे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है? पहले इसका मालिकाना अधिकार था करण का, अब हम तीनों का होगा, पार्टनरशिप फॉर्म का होगा। कंसीडरेशन में इसको क्या मिल रहा है सर? शेयर मिल रहा है। बात समझ में आ गई? तो हाँ सर, यहां पे दिखाई दे रहा है कि कैपिटल गेन की खुशबू आने लगी हमें। अब हमने कहा सेल्स कंसीडरेशन क्या माने? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेगा ना। ठीक है, तो क्या कह रहा है बेटा? हाँ, 1/5 1/4 कुछ भी होगा उसके लिए, वो उसकी कंसीडरेशन है ना। भाई ये हमें कैपिटल एसेट दे रहा है और हम इसको शेयर दे रहे हैं प्रॉफिट में, तो वो उसकी कंसीडरेशन हो गई, ये हमारी कंसीडरेशन हो गई कैपिटल की। अच्छा ठीक है, तो अब मैं क्या कहता हूं, अब ना बात हो रही है इसके ऊपर ना कैपिटल गेन लगाया जा रहा है। कहता है तूने ये एसेट अपनी पार्टनरशिप फर्म को बेच दी है। यहां पे ना कई सारे झगड़े हो गए कि किस वैल्यू को सेल्स कंसीडरेशन माने। नंबर 1 वैल्यू आई हमारे पास में, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है मेरी जो बिल्डिंग है ना, मैंने 10 लाख रुपए की खरीदी थी, आज 80 लाख रुपए की है। हमने कहा अच्छा, हमने कहा नहीं, ये 80 लाख रुपए की नहीं है, ये 75 लाख रुपीस की है। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कितना कर रहे हैं? यानी कि वैल्यू सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है? 75 लाख। हम मान रहे हैं, हर्षा और मैं, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में जब ये एडमिट करेगा, हम मान रहे हैं 75, ये अपनी तरफ से बता रहा है 80 लाख। ये तो ज्यादा से ज्यादा दिखाना चाहेगा ना। और गवर्नमेंट इसके लिए बोल रही है 95 लाख, गवर्नमेंट इसके लिए बोल रही है 55 लाख, गवर्नमेंट इसके लिए बोल रही है 70 लाख, कुछ भी बोल रही है। तो सर सेल्स कंसीडरेशन क्या माने? यहां पे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आप हमेशा की तरह अगर गवर्नमेंट वैल्यू को ही मानेंगे, तो मैं बता दूं आपको, सेल्स कंसीडरेशन इस केस में माना जाएगा अपने पास में वैल्यू सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वैल्यू सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर पार्टनरशिप फर्म ने अगर ज्यादा वैल्यू पे कैलकुलेट कर लिया तो क्यों? उनको ऑडिट नहीं करवाने अपने? उनको डर नहीं लगता? उनको ये नहीं लगता कि झूठी अफवाह अगर हम फैला रहे हैं, ओवर वैल्यूएशन करके दिखा रहे हैं या अंडर वैल्यूएशन करके दिखा रहे हैं, दोनों ही चीजें क्राइम है, बाद में क्या ऑडिट नहीं होंगे उनके?
बात समझ में आई? हो सकता है उनकी टर्नओवर एक एक्सटेंड से ज्यादा चली जाए और उनके कंपलसरी ऑडिट हो, तब ये बात सामने आ जाए। तो हम क्या कहते हैं, हम सबसे सेफ गेम खेलते हुए किसको लेंगे जी? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, दिमाग में रख लो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन वैल्यू सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट shall be treated as sales consideration for the purpose of computation of taxable capital gain। याद हो गया जी? पक्का याद रहेगा? यानी कि उस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे फर्म की बुक्स ने इसको रिकॉर्ड किया होगा, इसके कहने से कुछ नहीं होता, सरकार के कहने से कुछ नहीं होता, किसी थर्ड पार्टी के कहने से कुछ नहीं होता। जिस वैल्यू पे फर्म ने इसको रिकॉर्ड किया है उसी वैल्यू को इसकी सेल्स कंसीडरेशन माना जाएगा। ओके, डन। और एक बात बता दूं, एज अ पार्टनर ये भी एडमिट हो रहा था, जिसपे ये अपनी सहमति जताएगा ना वही वैल्यू बनेगी, वरना ये कहेगा ठीक है मैं एडमिशन ही नहीं लेता। ठीक है ना? याद करो बचपन के वो दिन जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो हमारी कंडीशन होती थी, अगर हम बैट लेकर के जाते थे, फर्स्ट डाउन जाऊंगा या ओपनिंग मैं ही करूंगा, है ना? तो टू सम एक्सटेंट चलती है इसकी, लेकिन चलो। हाँ जी सर, अब पढ़ ले जरा सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, बाद में प्रैक्टिकल भी करना है हमने। देखो क्या लिखा हुआ है जी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो रही है। सबसे पहले तो कैपिटल गेन हो रहा है किस पे? कैपिटल एसेट ट्रांसफर पे, बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। बात समझ में आई? कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है जी पार्टनरशिप फॉर्म में। तो कौन कर रहा है सर? पार्टनर कर रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में, या फिर मेंबर कर रहा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है सर? पार्टनरशिप की डेफिनेशन से मैं बाहर हो गया हूं, पार्टनरशिप की डेफिनेशन से ऑर्गेनाइजेशन बाहर हो गई है, और अब इस पार्टनरशिप फॉर्म को एक कॉमन डिजाइन के लिए एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चला रही है और एक इंडिविजुअल चला रहा है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे? बॉडी ऑफ, सॉरी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और अगर दोनों ही इंडिविजुअल हुए तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। मतलब ये रूप है पर्सन के, जैसे इंडिविजुअल है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है, वैसे ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के कौन होते हैं? मेंबर होते हैं। काइंड ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, काइंड ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। क्यों? क्योंकि वो एक कॉमन डिजाइन के लिए फॉर द टाइम बीइंग बनाई जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट चल रहा था, एक इंडिविजुअल और एक कंपनी ने वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया फॉर द टाइम बीइंग, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। दो इंडिविजुअल्स ने मिलकर के किया, पार्टनरशिप फॉर्म की डेफिनेशन से अगर वो आउट हो चुके थे किसी भी वजह से, तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। खैर, यहां पे मुझे ये नहीं बताना, मैं तो कैपिटल गेन पढ़ाने आया था, तुम भी कैपिटल गेन ही पढ़ने आए थे। तो हम क्या कह रहे हैं सर कि पार्टनरशिप फॉर्म को कैपिटल कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को कैपिटल कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है सर? मेंबर दे रहा है, कोई भी हो। सेल्स कंसीडरेशन क्या मानी जाएगी? मेन है ये, दिमाग में बिठा लो। वैल्यू सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जागते रहो। अच्छा जी, ठीक है जी, याद रहेगा। अच्छा, टैक्सेबल होगा कब? प्रीवियस ईयर जिसके अंदर की पीरियड ऑफ होल्डिंग कब होगा? सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो? पीरियड ऑफ होल्डिंग जब से उसने इसको एक्वायर किया था से लेकर के जब तक इसने इसको पार्टनरशिप फॉर्म को ट्रांसफर किया था। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आओ, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो ईयर जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं। ये इनकम टैक्स वाला प्रीवियस ईयर है, तेरे इंग्लिश वाला प्रीवियस ईयर नहीं है। दुष्ट प्राणी, अमर हो गया तू, रिकॉर्डिंग हो गई तेरी। अच्छा, बात समझ में आई जी? अच्छा, आ जाओ करें। देखो क्वेश्चन आपको कैसे कंफ्यूज करता है। कहता है ए एंड बी फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म ड्यूरिंग द ईयर 1819। ए ब्रिंग फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स। ध्यान से देख लो, ठीक है जी। एज इज कैपिटल क्या क्या लेकर के आ रहा था? एक तो गोल्ड लेके आ रहा था, ठीक है करण, और एक बिल्डिंग लेकर के आ रहा था। भाई क्या कहते हो, गोल्ड हमारा पर्सनल इफेक्ट है क्या? गोल्ड क्या पता वो घर में पहनता हो अपना अंगूठी, नगीना जड़ित अंगूठी। तो बताओ ये गोल्ड बार या फिर ये गोल्ड कैपिटल एसेट है या नहीं है? है।
कैसे कह सकते हो? नहीं चलो ज्वेलरी लिखा होता तो। सर हमें कंफ्यूज मत कीजिए, आपने हमें बता रखा है कि एंटिक पीस, गोल्ड बार, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल, आर्कियोलॉजिकल्स, ठीक है जी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, एंटिक पीस जितने भी हैं ये सारे के सारे कैपिटल एसेट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल इफेक्ट नहीं होते। याद आ गया? सर हमें तो पहले से ही याद था, हम तो आपकी रिवीजन करवा रहे थे, अगर आप भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। अगले बैच को भी तो पढ़वाना है हमने आपसे, उनकी भी तो चिंता है हमें। अच्छा खैर चलो, थैंक यू। तो सर मैं क्या कह रहा हूं, ये दो चीजें लेकर के आया, दोनों कैपिटल एसेट है, यानी कि याद रखना नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे को हो सकता है फर्नीचर यूज्ड एट होम डाल दूंगा, फर्नीचर यूज्ड एट होम कैपिटल कंट्रीब्यूशन करवा दूंगा और तुम भावुक हो जाओगे, भावनाओं में बह जाओगे। फर्नीचर यूज्ड एट होम इज नॉट अ कैपिटल एसेट एंड एज इट इज नॉट कैपिटल एसेट, नो कैपिटल गेन शेल अराइज ऑन इट। ओके, याद रखना इस चीज को, धोखा कहीं भी हो सकता है, डायनामाइट से। अच्छा जी, तो कहता है फेयर मार्केट वैल्यू लोगों के द्वारा बताई गई वैल्यू, अमाउंट सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और एक्चुअल कॉस्ट, ये तो हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मानते हो कि नहीं मानते हो? ईयर ऑफ एक्विजिशन, ये परचेज का ईयर हो गया जब परचेज किया था, और फेयर मार्केट वैल्यू देखो ईयर कौन सा था, 2001, और हमारे को 2001-2 की वैल्यू दी हुई है। अब चेक कर लें दोनों में से वैल्यू कौन सी ज्यादा है। ये हमारी एक्विजिशन की कॉस्ट 80,000 और फेयर मार्केट वैल्यू 1.5 लाख, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना माना जाना चाहिए, विच एवर इज हायर। कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 2001-2 बीच में आ गया। कोई बात नहीं सर, हमें तो ये मालूम है कि वैल्यू सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट को हम सेल्स कंसीडरेशन मानेंगे ना। तो देखो तुम्हारे और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं, 6 लाख रुपए सेल्स कंसीडरेशन। कोई रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर है नहीं, होते तो माइनस कर देते। मान लो कोई लिटिगेशन चार्जेस, कोई लीगल चार्जेस, कोई लॉफुल क्या नाम है अपना, क्या नाम है, ऑब्लिगेशन होती, या किसी तरीके के खर्चे होते, वो डिडक्ट हो जाते हैं इसके अंदर से एडमिशन लेने के लिए। अच्छा लेकिन ऐसे है नहीं। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी है जी, हमने 80,000 को तो दरकिनार कर दिया, 1,50,000 को ले लिया, ठीक है जी। 1,50,000 कब ये अमाउंट सेल कब मानी जाएगी, जिस साल में हमने एडमिशन लिया है। तो कौन सा ईयर है वो, 18-19, ये रहा ऊपर लिखा हुआ। तो ऊपर CII आ जाएगा 18-19 का और नीचे आ जाएगा 2001-2 का, क्योंकि उससे पहले तो अपने पास में था ही नहीं। तो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 4,20,000 रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। करण ने इंप्रूवमेंट इसके ऊपर की ही नहीं थी, और अगर इंप्रूवमेंट की होती तो हम उसको भी डिडक्ट कर देते, बशर्ते वो इंप्रूवमेंट 2001-2 के बाद की गई होती। याद है ना, एनी इंप्रूवमेंट प्रायर टू 2001-2 शैल बी टोटली इग्नोर्ड। हाँ अच्छा जी, तो ये क्या आ गया, हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। किसके ऊपर जी, हमारे गोल्ड के ऊपर, कोई शक? अच्छा चलो, क्या ब्रैकेट में, वो गलती से भावुक हो जाता है यार, तो लॉस नहीं है, वो इनकम ही है, वो कैपिटल गेन ही है, ठीक है, वो गलती से हो गया। इंसान गलतियों का पुतला है। चलें आगे। अच्छा ऐसी हमारी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के बारे में देख लो और बता दो। कहते हैं जी बिल्डिंग के बारे में देखते हैं कि बिल्डिंग हमारे पास में कितने की है। फेयर मार्केट वैल्यू है 12 लाख और अमाउंट सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 9,50,000, तो 9,50,000 को ले लूंगा, ये ले लिया मैंने, ठीक है सर। एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, 2,40,000 और फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 2.5 लाख। अगर मान लो यहां पे मैं इसको 2.5 लाख की जगह कर दूं 2,20,000, तो बोलो क्या लोगे, 2,40,000। हाँ एक्चुअल परचेज प्राइस ही बन जाएगा, है ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा अभी,
तुम्हारी कॉपी थोड़ी खराब करानी है मैंने। ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं ठीक है सर, हमारे पास में हमने इसको एक्वायर कब किया था, 2010-11 में किया था, तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा, प्रायर थोड़ी है। तो अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि 2,20,000 रुपए कर देता हूं, तो क्या कहेंगे सर, कितना अमाउंट आ जाएगा, 240 ही आ जाएगा। और चाहे कुछ भी हो, यहां पे हायर होते हुए भी फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या मैं इसके आगे ऐसा लिख सकता हूं, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि एसेट एक्वायर होनी चाहिए 2001-2 से पहले, और ये तो 2001-2 के बाद एक्वायर की गई थी, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ बिल्डिंग तो नॉट एप्लीकेबल हो गई, चाहे ज्यादा ही क्यों नहीं है। तो हमने क्या लिया, हमने अमाउंट सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट लिया 9,50,000, माइनस उसमें से एक्चुअल कॉस्ट को ही माइनस किया 2,40,000, 2,40,000 रुपए, और उसका इंडेक्सेशन लगा दिया ऊपर जिस साल एडमिशन लिया है, और नीचे जिस साल उसको परचेज किया है। परचेज किया था कब, 10-11 में, तो 10-11 का CII 167, रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर होते तो माइनस हो जाते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 5,47,600 रुपए। कोई शक है तो बता दो, बोलो जी। चलो इसको पहले नोट करो कॉपी में, और फिर क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट से, फिर दूसरा भी पढ़ाना है मेरे को, ये भी पढ़ाना है, ये भी पढ़ाया नहीं है, इसको कुछ मत करना। अब सुनो जी आगे की कहानी, अभी पिक्चर बाकी है, अभी उसको डिसोल्यूशन भी तो, रिटायरमेंट भी तो देनी है। तो बोला गया कि क्या नाम है, डिसोल्यूशन के केस में, अब डिसोल्यूशन के केस में क्या होता है, मान लो एक पार्टनरशिप फॉर्म थी, और उस पार्टनरशिप फॉर्म ने कैपिटल एसेट परचेज किया, करण, मैंने और हर्षा ने मिलकर के कैपिटल एसेट परचेज किया हुआ था। अब करण जा रहा था यहां से, रिटायर हो रहा था, रिटायरिंग पार्टनर था। अब रिटायरिंग पार्टनर था तो इसको ऐसी खाली हाथ भेज देंगे क्या, नहीं यार, इसको कुछ दे करके तो भेजेंगे। अब देते समय कैश दे दिया तो मेरे को कोई बात नहीं करनी तुमसे, लेकिन देते समय कैपिटल एसेट दे दिया तो एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर होता है कि नहीं होता, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, होता है जी, बिल्कुल होता है। तो अगर हमने इसको कैपिटल एसेट दे दिया तो हम ये मानते हैं कि ओनरशिप चेंज हो गई, और ये कैपिटल एसेट भी था। पहले ओनर कौन था, पार्टनरशिप फॉर्म, अब ओनर कौन है, करण है। तो सर ओनरशिप चेंज हो गई, कैपिटल गेन हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा तो हम क्या मानेंगे जी, हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे सेल्स कंसीडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन हमने इसको, या फिर आप इसको लिख सकते हैं अमाउंट डेबिटेड, ऐसे भी लिखा हुआ होता है ना कभी कभी, टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई जब वो जा रहा होता है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होती है, लाइबिलिटी खत्म हो जाती है ना, और लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट हो जाती है। अमाउंट डेबिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि तब हमारे को फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखनी, तब हमारे को वैल्यू सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देखना, हमारे को बुक वैल्यू नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, हमारे को क्या देखना है, सिर्फ जिस वैल्यू पे उसको पार्टनर ने टेक ओवर किया था। डन, ये हमारी सेल्स कंसीडरेशन, ये सेल्स कंसीडरेशन मान ली जाएगी। आ जाओ जी, ये रहा क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ। अब ना ये वाले क्वेश्चन को नहीं लूंगा अभी मैं, क्योंकि इसके लिए हमारे को है ना पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है अपने को डेप्रिशिएबल एसेट का केस। डेप्रिशिएबल एसेट्स को मैं नहीं पढ़ाया मैंने अभी, तो मैं वो वाला एग्जांपल आपको देता भी नहीं, ठीक है जी। तो मैंने आपको एग्जांपल क्या दे दिया जी, ABC लिखो जल्दी से, एसोसिएट, क्या जो मैं लिखवा रहा हूं, जो लिखवा रहा हूं, कौन सा क्या छुड़वा दिया, हाँ हाँ
हाँ डेप्रिशिएबल, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर प्रोविजन मैंने पढ़ाया नहीं ना आपको, ब्लॉक ऑफ एसेट मैंने बताया नहीं अभी तक आपको। डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर कैपिटल गेन किस तरीके से लगाया जाता है वो समझाया नहीं आपको, तो वो एग्जांपल कैसे डाल दूं बीच में, तो इसलिए मैं अपना एग्जांपल डाल रहा हूं। तो एबीसी एसोसिएट परचेज अ बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं लैंड करो इसको, फॉर ₹5 lakh in the year 2007-8 on retirement of A, the building, the land, sorry, having fair market value, book value, ₹40 लाख, $38 lakhs, transferred to Mr. A and value debited in his capital account due to transfer of land was ₹42 lakhs. Date of retirement एक 5/2015। ठीक है जी। अब बताओ कोई लेना देना है इन अमाउंट्स का? फेयर मार्केट वैल्यू नहीं सर, इसको आप कैंसिल कीजिए, ये हमारे लिए नहीं है, ये आपने कंफ्यूज करने के लिए दी है। आपने ये जो बुक वैल्यू दी है ये भी कंफ्यूज करने के लिए दी है, क्योंकि हमें तो ये वाला अमाउंट लेना है ना। तो हम क्या करेंगे सर, एग्जाम्पल लिख लिया, चलिए सेल्स कंसीडरेशन $42 lakhs माइनस रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर, अगर कोई होता तो आ जाता, नील, नेट कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 5 लाख में परचेज किया था, कौन से ईयर में परचेज किया था, और रिटायरमेंट हुई है 15-16 में, और इसको परचेज किया था 7-8 में। तो 7-8 का CII नीचे और 15-16 का ऊपर। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इस क्वेश्चन में है नहीं तो वो हम नील ले लेंगे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा वट एवर। हाँ जी, ये CII कितना है बताना जरा, कितना कितना 256 129, ये अमाउंट कितना आ गया, कितना कितना, हाँ हाँ जी 248। देखो सही सही बता दो, और अगर नहीं बताना 9,92,248। ठीक है जी, अब निकाल सकते हैं हम लोग अपने आप।
ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट लिखिएगा जी, सेक्शन 50, सेक्शन 50, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। ठीक है जी, ओके। देखो एक कॉन्सेप्ट समझो पहले ध्यान से। मान लो लैंड है, क्या लैंड डेप्रिशिएबल एसेट है? नहीं सर, एप्रिशिएबल एसेट है। अब मैंने तुम्हें आज तक पढ़ाया कि लैंड को मैंने खरीदा था 2005-6 के अंदर और मैंने इसको सेल कर दिया 2017-18 के अंदर, लेकिन इसको मैंने अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेरी बिजनेस एसेट नहीं थी, ये मेरी पर्सनल एसेट थी, ऐसा मैं मानता हूं आज तक जितना भी हमने किया। तो पर्सनल एसेट थी, पर्सनल इफेक्ट नहीं बोला मैंने, पर्सनल एसेट बोला। अगर पर्सनल एसेट थी तो उस केस में सोचने वाली बात है, मैंने इसकी वैल्यूएशन की होगी क्या? कभी कभी मैं गया होऊंगा किसी मार्केट में पता करने कि भाई साहब 6-7 में इसका रेट कितना है, 7-8 में। तुम जिस मकान में रहते हो या जिस लैंड पे तुम रहते हो, या तुम्हारे पास में अगर कोई लैंड है या बिल्डिंग है, तो प्रॉपर्टी डीलर से जाकर के बार बार उसका रेट पूछते रहते हो क्या? भाई साहब बताना ये मेरा मकान कितने का हो गया, एक दिन पूछ लोगे, 2 दिन पूछ लोगे, तीसरे दिन परेशान हो जाएगा, कहेगा भाई साहब बेचना है तो बताओ, क्या रोज आकर के मजे लेकर के चले जाते हो? तो नहीं करते हम ऐसा। इसी वजह से हमारी जो वैल्यू होती थी ना, हमारी नॉलेज में हमारी प्रीवियस वैल्यू ही हमारी वैल्यू हमें पता होती थी। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने अपना एक फ्लैट 92 में खरीदा था 2 लाख रुपए का, तो मैं क्या मान करके चलता हूं, अगर मैं एक लेमैन हूं, नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं कहता हूं जी 2 लाख रुपए लगाए थे उसके ऊपर किसी जमाने में, आज पता नहीं वो कितने का है, लेकिन वैल्यू बढ़ी हुई होगी। तो हमने आज तक सारे के सारे कैपिटल एसेट इस तरीके से किए, क्योंकि वो हम ले करके भूल जाते थे और उसकी रीवैल्यूएशन करने के लिए हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना पड़ता था, इंडेक्सेशन का सहारा लेना पड़ता था उसकी रीवैल्यूएशन करने के लिए। क्यों रीवैल्यूएशन होती थी उसकी? क्योंकि सर आपने पढ़ाया था हमारे को कि पहले के रुपए आज के रुपए के तुलना में कुछ और हो सकते हैं, इसलिए हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते थे, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को ना रीवैल्यूएट नहीं किया था इन पूरे सालों के अंदर। समझ में आ गई बात? लेकिन व्हाट अबाउट बिजनेस एसेट और डेप्रिशिएबल एसेट्स? मान लो एक प्लांट एंड मशीनरी है। पहले तो एक बात बताओ, प्लांट एंड मशीनरी पर्सनल नेचर की होगी? मन कर जाता है मेरा, मान लो आप लोग ऐसा समझते हो क्या कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, एक प्लांट एंड मशीनरी बड़ा सा सेटअप मैंने अपनी फैक्ट्री में लगाया हुआ है, एक मेरा मन कर रहा है, मैंने कहा ऐसा ना एक घर में भी होना चाहिए। मन करता है मेरा जूता बनाने की फैक्ट्री थी, वहां पे बल्क में जूता बनाता था, मैंने कहा मैं घर में भी है ना एक फैक्ट्री घर में भी डाल लेता हूं, मेरी मिसेस को मेरे बच्चों को भी तो जूतों की जरूरत पड़ती है, तो एक मशीनरी घर पे भी होनी चाहिए। कितना इलॉजिकल लगेगा ना ये? तो प्लांट एंड मशीनरी ना कभी यूज्ड एट होम नहीं होती, फॉर बिजनेस पर्पस ही होती है। हाँ सर बिल्कुल हम मानते हैं कि बिजनेस पर्पस के लिए ही होती है। अब जो चीज बिजनेस पर्पस के लिए रखी हुई होती है उसकी ना हर साल आप एक बैलेंस शीट बनाते रहते हो और इसकी वैल्यू को रीवैल्यूएट करते रहते हो। मानते हो कि नहीं मानते हो? यानी कि चाहे ये एप्रिशिएट हो रही हो, अगर लैंड होती तो आप एप्रिशिएट हर साल करते रहते ऑडिट रिपोर्ट में कि अब इतने की हो गई, अब इतने की हो गई, क्योंकि बिजनेस एसेट है वो। और अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो भी उसकी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, आज की ओरिजिनल वैल्यू तुम्हारे हाथ में दिखाई देती ही रहेगी अगर बिजनेस यूज के लिए है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं तुम्हारे को ये नहीं बताना चाहता बस कि देखो जी सेक्शन में ये लिखा हुआ, पढ़ लो, याद कर लो, रट्टा मार लो। क्यों है ऐसा वो भी तो समझो ना कि क्या कारण है। तो सर इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा डेप्रिशिएबल आइटम के ऊपर, डेप्रिशिएबल आइटम के ऊपर। कारण
कि सर वो अपने आप हर साल रीवैल्यूएट होता रहता था। जितने का बिकेगा उसको हम सेल्स कंसीडरेशन ले लेंगे। सेल्स कंसीडरेशन क्या होगा इसमें? सर सेल वैल्यू, जितने पे बिका। अगर कोई रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर होंगे बेचने में, हमें कोई कमीशन वमीशन देनी पड़ी तो वो आ जाएगा, अलाउड है। नेट कंसीडरेशन आ जाएगी हमारे पास में। और सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लूंगा? ध्यान देना, मैंने ये प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी 2005-6 में 20 लाख रुपए की, ठीक है जी। और आज 15-16 में मैंने इसको बेच दिया है, सोल्ड इन 2015-16। और इस टाइम पे इसकी बुक वैल्यू जो है वो है 12 लाख। जाहिर सी बात है मैंने इसको प्रॉफिट पे ही बेचा होगा। सोल्ड फॉर मान लो 42 लाख है सर, इतने की बिक गई है। हाँ बिक गई, तुम्हें क्या दिक्कत है? भावुक थोड़ी होना है, ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं सर, मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा मेरी बुक वैल्यू, ना कि परचेज प्राइस, क्योंकि ये डेप्रिशिएबल आइटम है बिजनेस की। तो याद रखना इसकी डेप्रिशिएबल एसेट्स की एक्चुअल परचेज प्राइस नहीं लेते, ताजा वैल्यू लेते हैं। और ताजा वैल्यू कहां से मिलती है हमारे को? बैलेंस शीट से मिल जाती है। बुक वैल्यू हमारी ताजा वैल्यू होती है। तो मैं यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिख लूंगा सर? 12 लाख रुपए, यानी कि बुक वैल्यू इन बैलेंस शीट। ठीक है जी, याद रहेगा। फिर जो आ जाएगा वो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, एवर एंड एवर। शॉर्ट टर्म कैपिटल होगा एवर एंड एवर। क्यों? क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी ये पिछले साल की ही तो थी, या इसी साल की ही तो थी, और हमने इसको बेच दिया। अब बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा एवर एंड एवर। ठीक है जी, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास में 50C। 50C क्या बोल रहा है? 50C बोल रहा है जी, क्या कहता है ये, क्या प्रोविजन है इसके? इससे पहले ना हम ये समझते हैं कि ऐसा है तो क्यों है। ये एक पर्सन मिस्टर एक्स, ध्यान से सुनना, पहले भूमिका बांध रहा हूं थोड़ी सी। कहता है मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के पास गए और ये दोनों आपस में ना भाई थे, कजन थे, कुछ भी था, मैत्रीपूर्ण रिश्ता था इनका कोई। ओके, तो ये कहते हैं कि आप मेरी हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लो और मुझे सेल्स कंसीडरेशन दे दो। तो सर इसमें क्या दिक्कत है? आप मुझे कैश दे दो, ठीक है जी, या फिर अमाउंट एज पर एग्रीमेंट दे दो, ₹50 लाख, और मेरे से ये हाउस प्रॉपर्टी आप ले लो। मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता हूं, और इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन जो है, इसकी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है वो है मान लो 80 लाख रुपए या 90 लाख रुपए। तो आप लोगों के दिमाग में आता है कि अच्छा सर मिस्टर वाई भाई है ना, तो भाई को सस्ता अमाउंट में दे रहा होगा, कोई बात नहीं, भाई के लिए अगर 40 लाख रुपए का नुकसान उठा भी लिया तो क्या हो गया। यानी कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने बोला था कि आपकी ये प्रॉपर्टी 90 लाख की है और मैं उसको अपने भाई को बेच रहा हूं 50 लाख रुपए में,
तो बचपन के दिनों में आपके दिमाग में ये बात आती है कि भाई ये तो सस्ते में बेच रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई पता है क्या थी? सच्चाई ये थी, मैंने बोला एज पर एग्रीमेंट तो तू मुझे 50 लाख दे देना और 40 लाख रुपए तू मुझे ब्लैक मनी दे देना। अब वाई का इसमें फायदा क्या है और एक्स का फायदा क्या है? एक्स की सेल्स कंसीडरेशन लिखी जा रही थी 50 लाख रुपए, ठीक है जी। एक्स की सेल्स कंसीडरेशन यानी कि एक्स का अभी एक्सपेंसेस भी माइनस होने हैं इसमें से, तो कम वैल्यू सबसे ऊपर होगी तो नीचे जाते जाते कम अमाउंट ही आएगा टैक्सेबल, और कम टैक्सेबल अमाउंट तो कम टैक्स बनेगा। तो मिस्टर एक्स का फायदा समझ में आ गया। मिस्टर वाई का क्या फायदा है इसमें? मिस्टर वाई का ये फायदा है, इसके पास है ना 40 लाख रुपए पड़े हुए थे जो चोर कभी भी चुरा सकता था, डिपार्टमेंट कभी भी रेड मार करके निकलवा सकता था, वो इसके सिर से हट गए। यानी कि इसने सामान खरीद लिया है 90 लाख रुपए का, दिखाए कितने हैं? 50 लाख रुपए। ऐसी सेटिंग चल रही थी इन दोनों के बीच में। कहने का मतलब ये कि इंसान कहते थे, लोग ये कहते थे मेरी प्रॉपर्टी है, जितनी गवर्नमेंट दिखा रही है उतने की नहीं है, उससे कम दाम की है, मैं उससे कम दाम पे ही बेचूंगा। और यहां पे ये क्या करते थे? ब्लैक मनी ले लेते थे, इसके अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो जाती थी। तो ना एक रूल बना दिया गया। बात सुनो भाई, केस वन और केस 2, लॉ मेकर्स ने क्या बोला? कहते अगर आपने बेचा है यानी कि आपकी सेल्स कंसीडरेशन है मोर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, देन सेल्स कंसीडरेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सेल। सेल्स कंसीडरेशन इज मोर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, तो सेल्स कंसीडरेशन इज अमाउंट ऑफ सेल जिस पे आपने इसको बेचा है। लेकिन अगर सेल्स कंसीडरेशन इज लेस देन एसडीवी, देन सेल्स कंसीडरेशन इज एसडीवी। ओहो सर हम तो फंस गए। हाँ फंसा दिया गया। क्या बोला गया? बोला गया बात सुनो, कहने का मतलब ये है, कहता है आपकी प्रॉपर्टी आप कितने भी दाम पे बेचो, हम तो टैक्स एसडीवी के हिसाब से ही लेंगे, यानी कि सेल्स कंसीडरेशन। आप अगर कम दाम पे बेचोगे भी ना, हमें कोई मतलब नहीं है, एग्रीमेंट बना लो। आप एग्रीमेंट 20 लाख का या 50 लाख का क्यों बनाते हो? 2 रुपए का बना लो ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम तो मानेंगे कि आपने इसको बेचा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन पे ही। ये रूल है। रूल याद हो गया कि अगर ज्यादा पे बेचेगा तो सर फिर तो सेक्शन 50C एप्लीकेबल ही नहीं होगा, फिर तो नॉर्मली क्वेश्चन चलेगा जैसे आज तक चलता आ रहा था। लेकिन अगर कहीं कम दामों पे बेच दिया गया तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन को ही सेल्स कंसीडरेशन माना जाएगा। बोलिए बोलिए। म्यूनिसिपैलिटी के हिसाब से करती। हाँ ये कैपिटल एसेट जो थी ना, ये एप्रिशिएबल एसेट्स थी, डेप्रिशिएबल नहीं थी। लैंड एंड बिल्डिंग था ये। क्या ब्लड रिलेशन? क्यों? कजन को नहीं बेच सकता। और कजन्स को ही क्यों बेचूं? आप ये मत सोचो, मैंने यहां पे वर्ड यूज कर लिया था कजन, किसी को भी बेच दिया। मिस्टर गांधी ने मिस्टर अय्यर को बेचा, कोई लेना देना ही नहीं है आपस में दोनों का। और अगर कम दामों पे बेचा है तो कहते हैं आपकी चीज है, आप कम दामों में बेचो चाहे गिफ्ट दे दो, हमारे को कोई मतलब नहीं है, हम टैक्स लेंगे जर एसडीवी के हिसाब से। सेल्स कंसीडरेशन एसडीवी मानी जाएगी। बोलो इतनी बात हजम हुई? तो मेरा पहला पॉइंट ये था सर, ये नहीं था, ये तो मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है इसके फर्स्ट केस से, लेकिन ये गलत नहीं है तो इसलिए काट नहीं रहा हूं। तो मेरा पहला पॉइंट क्या था? मेरा पहला पॉइंट ये था, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, मैं नहीं कर सकता। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कहते हैं ठीक है सर, ओके, पहला पॉइंट मेरे को समझ में आ गया।
तो हम ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन को ही बेस मान करके काम कर रहे थे। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो, ये मिस्टर वाई जो थे ना, मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स, इनके बीच में हो रही थी ट्रांजैक्शन। मिस्टर एक्स कहते हैं ठीक है सर, आपने मेरे ऊपर कैपिटल गेन लगाना है और आप लॉ मेकर्स हो, मैं आपके आगे तो नहीं जा सकता, आपसे ऊपर तो नहीं जा सकता, मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन को ही अपने पास में क्या मान लूंगा, सेल्स कंसीडरेशन मान लूंगा। ठीक है जी, सेल्स कंसीडरेशन मान लूंगा, लेकिन कौन सी वाली एसडीवी? एसडीवी तो दो है मेरे पास, है सर, एसडीवी दो है, कौन सी वाली वैल्यू को एसडीवी मानूं? मिस्टर एक्स कह रहे हैं मेरे पास दो एसडीवी हैं। कहता है कौन सी वाली दो हैं? कहता है एक तो डेट ऑफ एग्रीमेंट के टाइम की, हिंदी में क्या कहते हैं, बयाना, रोका। पहले पसंद की जाती है ना, कि हमने कह दिया, हमने कहा लो सर ये लो एक टोकन मनी, आज मैं आपको पैसे देकर के जा रहा हूं और पैसे देकर के जा रहा हूं, इसको किसी और, इस एसेट को किसी और को मत दिखाना, आज से ये हमारी हो गई। शादियां भी ऐसे ही होती। अच्छा जी, और एक है जी एसडीवी ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब जिस दिन ओनरशिप ट्रांसफर होगी, चाबियां मिल जाएंगी मेरे को घर की, जमीन जायदाद की, लेकिन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की भी एक एसडीवी होगी। तो कहता कौन सी एसडीवी को बेस मानूं, क्योंकि जिस दिन ये बयाना देने आया था, जिस दिन ये टोकन मनी देने आया था, उस दिन तो 90 लाख रुपए थी, बाद में 99 लाख हो गई। लॉ मेकर्स फिर कह रहे हैं, कहते हैं बेटा अभी तो तेरे को और फंसाना बाकी है, हमारी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई थी, यहां पे कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ गई। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? कहता ठीक है ना, कौन सा वाला एसडीवी? एसडीवी तो दो हैं, डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला। तो रूल बनाया गया, रूल क्या बनाया गया? रूल बनाया गया इस केस में कि इफ एनी अमाउंट, इफ अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन, मेरे को यहां पे दोबारा लिखना पड़ेगा, इफ अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन चाहे पार्ट हो या फुल हो, पूरी कंसीडरेशन का पार्ट, और टोकन मनी एक पार्ट होता है, और यह भी हो सकता है कि पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया गया हो, पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट then SDV of date of agreement shall be treated as sales consideration। बोलो जी, बात समझ में आई? Subject to condition that purchaser is paying money by any mode other than cash, by demand draft okay, by net banking okay, बैंक से होनी चाहिए, चोरी को पकड़ना चाहते हैं। समझ में आई? अब तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर अगर दिया हुआ हो कि टोकन मनी दे करके गया था कैश में, तुम्हारे दिमाग में ना सिर्फ यही आता है, अच्छा टोकन मनी दे के गया था क्या, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला ले लो। नहीं जी, टोकन मनी देके गया था कैश में नहीं, नेट बैंकिंग से दिया, चेक से दिया, डिमांड ड्राफ्ट से दिया,
तो हम कहेंगे डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला एसडीवी, अदरवाइज कौन सा लग जाएगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला, क्योंकि ओरिजिनल ओनर तो वो उसी के टाइम पे बना था ना। और एक बात बताओ, कौन सा वाला एसडीवी लगना ज्यादा भयानक है, 99 लाख या 90 लाख? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 99 लाख वाला। तो हम क्या चाहते हैं, टोकन मनी कैश में। तो नेक्स्ट टाइम जब भी पापा जा रहे होंगे ना कोई भी मकान खरीदने के लिए, टोकन मनी देते हुए, पापा पापा रुक जाओ, हो सकता है एसडीवी बदल जाए, पापा बंदे को ना पार्ट ऑफ कंसीडरेशन दे करके आना नेट बैंकिंग से। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50,000 रुपए दे रहे हो, 50,000 ही दे रहे हो, कैश में मत देना। लोग लालच कर लेते हैं कि 50,000 रुपए दे दूंगा, ये तो हाथ में रखे ही हुए हैं, और इसको 500 करोड़ की प्रॉपर्टी की डील पे 2 साल बाद खरीद लूंगा, रजिस्ट्रेशन बाद में आएगा हमारा बन करके। कोरोना के चक्कर में रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाए प्रॉपर्टीज के। तो रूल क्या कहते हैं, रूल ये कहते हैं कि सर आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला नहीं, डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला ही आपका एसडीवी सेल्स कंसीडरेशन मान लिया जाएगा। ये पॉइंट नंबर 2 हजम हो गया। हाँ जी, आगे सुनो, अभी छोड़ रहा हूं, 2 मिनट ठहर। हाँ करवा दूंगा, सब कुछ नोट किया हुआ है, सब है उसके अंदर, मेरी बात तो सुन लो। देखो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं इसके ऊपर। अब ना इस पर्सन को मैं कहानी के तौर पे सुना रहा हूं तुम्हारे को, उड़ाओ मत कहानी समझ करके। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या हुआ, ये पर्सन ना पहुंच गया कोर्ट में कि सर मेरे साथ ये नाइंसाफी कर रहे हैं। मतलब मिस्टर एक्स पहुंच गया कोर्ट में, कहता है कि सर देखो मैंने तो इसको कम दाम पे बेचा है, एक्चुअली इसका दाम कम है, वरना कौन चाहता है कि कम दाम पे हम अपनी प्रॉपर्टी को बेचें। तो कोर्ट ना खुद डिसीजन नहीं देती, कोर्ट क्या कहती है जी, एक ऑफिसर अपॉइंट करती है, ठीक है जी, एक असेसिंग ऑफिसर अपॉइंट करती है। एक क्या कहती है कि सर वैल्यूएशन करने के लिए जाओ आप और चेक करो कि केस की स्टडी करके लेके आओ। ऐसे नहीं कि कोर्ट में जज का मन कर गया, नहीं नहीं अच्छा यही सही लग रहा है, तो वो क्या कहते हैं, एक वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट किया। बात समझ में आई? अब वैल्यूएशन ऑफिसर है ना, हमारे को कुछ वैल्यूज देगा, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफिसर के सामने 2 चीजें थी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन और एक्चुअल अमाउंट, ठीक है जी। स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन में इसका था वैल्यू 90 लाख, एक्चुअल अमाउंट कितना सेल का था, 50 लाख, ठीक है। अब ये भाई साहब ना जज के सामने आ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफिसर, और अपना डिसीजन, अपनी वैल्यूएशन बता रहे हैं। क्या वैल्यूएशन बता रहे हैं, वो कहते हैं सर जो इसकी मतलब कि वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर, वो कहता है कि सर सच में इसकी वैल्यू जो है वो कम है, और ये तो बच्चा बेचारा फिर भी 50 लाख में इसको बेच पाया, 45 लाख ही है केवल। यानी कि वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू बताई वो उससे भी कम बताई, जिसपे कि हमारे पास में एक्चुअल अमाउंट ऑफ सेल था। नंबर 1 केस। नंबर 2 केस, एसडीवी जो है वो है 90 लाख, एक्चुअल अमाउंट था 50 लाख जिसपे बेचा गया। अब वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर ये कहता है नहीं नहीं सर 95 लाख है, और ज्यादा हायर वैल्यू, ठीक है जी। और थर्ड केस के अंदर वो क्या कहता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन था 90 लाख, एक्चुअल अमाउंट कितना था 50 लाख, और वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है कि सर ये इनके कहीं बीच में है 65 लाख बोलता है। ये तीनों केसेस समझ में आ गए। पहले वाला केस क्या कह रहा है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन और अमाउंट, मतलब कि वैल्यू बाय वैल्यूएटर इज लेस देन एक्चुअल अमाउंट, तो सेल्स कंसीडरेशन कितना होगा,
एक्चुअल अमाउंट। ठीक है जी। लेकिन अगर उसने हायर बोल दिया तो सेल्स कंसीडरेशन कितना लगाया जाएगा, एसडीवी। और अगर इक्वल, अगर यहां पे उससे भी ज्यादा, उसके मतलब उससे ज्यादा बोल दिया लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से कम था, तो सेल्स कंसीडरेशन कितनी लगाई जाएगी, 50 लाख एक्चुअल अमाउंट। हाँ हाँ जी, नोट कर लो इसको। यहां पे एक पॉइंट और लिख लेना कि फ्लक्चुएशन अप टू 10%, फ्लक्चुएशन अप टू 10% अलाउड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो सेल्स कंसीडरेशन था कितना पता नहीं, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन था मान लो 1 करोड़, मान लो 1 करोड़ था, एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका। एक करोड़ था एसडीवी, 1 करोड़ का 10% कितना हुआ, 10 लाख रुपए। तो अगर ये सेल्स कंसीडरेशन 92 लाख है, ठीक है जी, 92 लाख है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 8 लाख रुपए का डिफरेंस है और वो 10% के अंदर आ रहा है। तो हम क्या कहते हैं, देयरफॉर सेल्स कंसीडरेशन इज इक्वल टू 92 लाख। बात समझ में आ गई कि 10% का हेर फेर चलेगा, 10% से ज्यादा का नहीं चलेगा। हाँ, अगर आ जाता है तो नोट डालना पड़ेगा कि 10% की फ्लक्चुएशन अलाउड है। हाँ, तो अगर 89 लाख पे बेचा है तो फिर आपका 1 करोड़ ही होगा वो। हाँ, क्योंकि 89 लाख अपने आप में फिर 11% से ज्यादा की फ्लक्चुएशन हो गई ना, 11% की फ्लक्चुएशन हो गई ना 1 करोड़ की वैल्यू में, ये बोला गया।